This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Sukhdev Singh ji. Namaskar. नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको समेत हमारे सारे सुनने वाले श्रोतों को। सर जी G20 G21 बन गया। जी हमारे किसान भाई फार्मर्स 2020 तक उनकी आय दुगनी होनी चाहिए, उनकी कमाई। By 2022 farmers income should have been doubled. Has it been doubled? Now there is another one in G20 बायोफ्यूल की नई चर्चा चल रही है और लोगों को जानकार, इसीलिए हम ये शो अहमद इज इम्पोर्टेंट। बायोफ्यूल कहां से आती है? हमारी खानदान से ही आती है ना, कॉर्न हो या वीट हो या राइस हो। तो जब खान पीन में लोगों की इतनी, पूरी देश के लोगों को 2 स्क्वायर मील जब नहीं मिलता है, तो इसी को खत्म करके अगर बायोफ्यूल हम जवास कार या चलाने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? ये कंफ्यूजन में है। तो इसीलिए क्या आपकी आमदनी किसान की दुगनी हो गई, इसीलिए बायोफ्यूल के साथ जा रहे हैं आप? तो आम आदमी खान पीन में क्या करना चाहिए? तो यह अहम मुद्दा है। मैं एक दो वीडियो प्ले करता हूं आपको, ताकि जी हमारे देश की सरकार हो या लोगों को जानकारी के लिए। ये ये तो आप प्रधानमंत्री से भी बात कर चुके हैं। द बेंचमार्क जी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम वाज rupees 96,703 in 2015-16, which was taken as a base year. This comes to 8,059 per month. As such, the target income for doubling by 2022 is rupees 21,146 per month, taking inflation also into account. क्या ये सही है? इसमें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा नहीं है? और थोड़ा बड़ा करता हूं उसको। हाँ, नहीं एक ये तो बात तो दिखाई। देखो, नहीं एक बात इसमें ये है कि ये जितने भी फार्मर के साथ ये लोग शगुफे छोड़ रहे हैं ना, या फार्मर के साथ या आम लोगों के साथ, उसको हम्म हमें ध्यान से देखना चाहिए। जैसे हम्म इलेक्शन से पहले इन्होंने जोर लगाया था इस बात पे, जब जे 19 में इलेक्शन में आए थे कि हम्म हम 20-22 तक फार्मर इनकम डबल कर देंगे। हम्म ये बात इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाई ताकि फार्मर कम्युनिटी इनको वोट दे। लेकिन हम्म बात दरअसल में ये हुई कि वो तो मतलब डबल क्या, अब तो इसकी बात ही होनी बंद हो गई है। अब हम्म तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि फार्मर इनकम का बना क्या, डबल हुई हम्म या पहले से कम हो गई। अब तो बात हम्म ये आ रही है कि फार्मर इनकम तो पहले से कम हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ हम्म गई है, किसानों का हम्म इनपुट्स है, जो फार्मर इनपुट्स एग्रीकल्चर वाला, वो सारे का हम्म सारा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो डबल हम्म क्या, वो तो पहले से भी नीचे आ गया है काम रियल में तो। और आंकड़ों में जे आंकड़ों की बाजीगिरी करते रहते हैं, उसमें कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, रियल में तो कोई हम्म। ऐसी बात ही नहीं हुई। अब भी जो तो G20, जिसको G20 कहा जा रहा है, इसमें जो एक नया सगुफा आया है, वो है इसका बायोफ्यूल वाला। तो एक बार ये बायोफ्यूल। प्ले कर, एक बार सुनिए आप, मैं ये प्ले करता हूं। जी, एक बार ये सुनिए। अब सुनाई दे रहा है आपको? नहीं चलाओ ना इसको, फिर ही सुनाई देगा। हाँ, नहीं, एक सेकेंड। आवाज नहीं आ रही इनकी। आवाज नहीं आ रही है ना? एक सेकेंड। हाँ, वो जो आपका वीडियो है वो दिख तो रहा है, रहा है। लेकिन आवाज नहीं उसकी आ रही।
सुखदेव सिंह साहब, सुनाई दिया आपको? नहीं नहीं, उसकी आवाज नहीं ना, आपके जो आप वीडियो चलाना चाहते हैं उसकी आवाज ही नहीं ना आ रही इसमें। नहीं आई है? अभी नहीं देखिए नहीं एक बार। नहीं, मैं देख तो रहा हूँ उसको, ये दिख तो रहा है, गडकरी साहब बैठे हैं, एक वो एंकर बैठी है, वो कोई बात कर रही है, अब लेकिन वो वो अब मैं सुनाई मैं सु- अब सु- मैं अब चला रहा हूं, आप एक बार मेरे को बोलिए। जी नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही उनकी। जसन तेरा मैच शुरू हो गया लगता। सर जी, आप सुन पाए? मैं थोड़ी देर प्ले किया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही आवाज नहीं ना आ रही इनकी। आपका नहीं जो अब भी आप वीडियो चला दिखाना चाहते हो उसकी आवाज नहीं आ रही। अब खुद ही बताओ क्या है, बात क्या है, आप बता दो ना थोड़ा। तो गडकरी साहब ये बोल रहे कि ये नई जो सिस्टम है उस आने से दुगनी हो जाएगी आम आदमी किसान की जो है रूपरेखा बदल जाएगी। मैं बात करते, और वो ये बोलते हैं कि पर्यावरण में भी काफी कुछ ये होगा। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी। हाँ, मैं इस पे, देखो जे इनको बंद कर दो, ये सुन नहीं रहे मेरे के तो। ये मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब फार्म। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये। जी और जी। और कार्न से, और अपने राइस से, चावल से, या मेज कार्न से इसे जा सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, किसान को काफी ओके। फायदा है। और पर्यावरण को भी काफी कुछ लाभ मिलेगा। और पेट्रोल जी 120 है तो ये 60 रुपए में मिल जाएगा आपको, ये कह रहे हैं ये। और ये बायोफ्यूल की बड़ी ये है, G20 ने इसको भी मान लिया है। तो इसका जी। फलस्वरूप ये बताते हैं कि किसान का आमदनी दुगनी हो जाएगी, और साथ में पर्यावरण में छूट मिल जाएगी, नई टेक्नोलॉजी। और भारत को 60 रुपए में ये मिलेगा जो 120 में मिल रहा। इनको इनसे कोई डेट तो ले लो ना, कब तक मिलना शुरू होएगा, ये तो पूछ लो ना इनको, ताकि पता तो चले ना कि ये आप इसी डायरेक्टली सदी बात में कर हो सकते जाएगा। हैं, आप नहीं डायरेक्टली अब, पूछिए आप ये शो के द्वारा। नहीं बात यही है ना कि कब मिलेगा, कब इसी सदी में मिल जाएगा या नेक्स्ट सदी में, इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में, ये बात तो हमें पहले इनसे क्लियर तो करनी पड़ेगी। इसलिए देखो बात ये है कि कैपिटलिज्म का एक फंडा है जो बड़ा ही जबरदस्त है। वो जब भी कोई अपनी नई प्लान लेकर आता है तो सबसे पहले उसका ह्यूमन फेस बनाता है उसको। वो ये कभी नहीं कहता जे कि मतलब हम इस अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। जब भी वो बोलता है तो लोगों के फायदे की बात करता है या लोगों के किसी विशेष सेक्शन के फायदे की बात करता है। अब जब बायोफ्यूल की बात हो रही है तो क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल आएगा वो तो एग्रीकल्चर से आएगा, इसलिए जो उसका रॉ मटेरियल तैयार करके देगा तो फार्मर है वो। उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्योंकि जो इथानॉल है, इथानॉल अब कहाँ से हम बना सकते हैं। इथानॉल बनाने के लिए सबसे ज्यादा तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी हमारे को, वो है कि सबसे ज्यादा जिसमें स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज्यादा होता है उसमें से इथानॉल ज्यादा बनता है।
तो आज के टाइम में दो बातें देखने की जरूरत होती है कि पर एकड़ उस क्रॉप का यील्ड भी ज्यादा हो और उसमें स्टार्च भी ज्यादा हो। वो फिर कौन सी क्रॉप है जिसमें पर एकड़ यील्ड भी ज्यादा आ सकता है और उसमें स्टार्च भी ज्यादा है? वो है सबसे ज्यादा मक्का। तो मेज के की क्रॉप के लिए ये कह रहे हैं लोगों को कि आप मेज पैदा करो, मक्का पैदा करो, और उससे फिर हम इथेनॉल बनाएंगे और इथेनॉल बना के हम मतलब फार्मर को के बारे न्यारे कर देंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा एज ए फार्मर ये है कि अगर ये हमारे से मक्का पैदा करवाना चाहते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो क्या उसका रेट क्या रहेगा और उसकी एमएसपी होगी या नहीं होगी? मक्का को बाजार अपने रेट पे खरीदेगा या गवर्नमेंट फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए और उसकी मतलब जो जैसे हम कहते हैं कि उसकी प्रोक्योरमेंट की गारंटी लेगी या नहीं लेगी? एक तो ये इस पे कोई ये क्लियरेंस करने के लिए तैयार ही नहीं है। और रियल में ये होगा कि ये जो मक्का है वो जीएम मक्का हमारे कंट्री में ये लेकर आएंगे, और जीएम मक्का जब आएगा तो वो हमारी दूसरी क्रॉप के साथ जब उसका थोड़ा मोटा इंटरेक्शन होगा पॉलिनेशन के जरिए, कीट्स के जरिए, तो हमारे बहुत सारे जो पेस्ट हैं हमारे जहाँ के, उसको वो अफेक्ट करेगा और बहुत सारे पेस्ट उससे मरेंगे भी। और उसमें जो पेस्ट की जो मतलब है ना जैव विविधता, मतलब वो जैव विविधता भी मतलब बायोडाइवर्सिटी भी पेस्ट की वो अफेक्ट करेगा। तो पहली बात तो ये है कि एज ए फार्मर कि जब हमारी प्रॉब्लम तो अब ये आ रही है कि हम 5 kg पर पर्सन लोगों को राइस जहाँ मतलब बीट दे रहे हैं पर मंथ फ्री। तो इसमें इसको देने के लिए तो हमारे पास बीट या राइस नहीं है। अभी आप इनका कर्नाटका वालों का केस देखो। कर्नाटका वाले कह रहे हैं कि एफसीआई जो भी हमारे से रेट तय करेगी हम उनको वो रेट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि हम 5 kg की बजाय 10 kg देना चाहते हैं लोगों को खाने के लिए फ्री में, वो 5 kg हमें एक्स्ट्रा दे दें, हम उनको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। एफसीआई तो उनको 5 kg तो दे ही नहीं रही। और हमारी सरकार ने, आप एक बात और देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप उसको याद रखो कि जब हम 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे फार्मर, तो उसमें एक कानून था ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। हाँ। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके जरिए आप सरकार के पास एक राइट है कि वो इसको कंट्रोल कर सकती है और अपने कंट्रोल में चीजों को रख सकती है। अगर इन्फ्लेशन आती है या किसी चीज की वो मतलब कोई डेफिशिएंसी आती है उसके लिए वो अपने प्रतिबंध लगा सकती है। आप यार हमारे को इतना शुक्रगुजार तो सरकार को होना चाहिए या समाज को होना चाहिए कि अगर वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म हो जाता तो हमारा बनता क्या? तो हिंदुस्तान की सरकार का या हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ होती क्या? अब तो ये कभी प्याज पे पाबंदी लगा देते हैं और टमाटर का कंडीशन आपने टमाटो का तो देखी ही है क्या हुआ। और अब इन्होंने पहले तो चावल के टोटे पे की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई, फिर इन्होंने नॉन बासमती चावल पे लगा दी पाबंदी कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और अब इन्होंने बासमती की कुछ वैरायटियों पे भी पाबंदी लगा दी कि इसका भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट को कर्नाटका को 5 किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा जो इसको पेमेंट कर रहा है उसको चावल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं हमारे पास चावल इतने है ही नहीं, हम देंगे कहां से? अब यार कंडीशन तो ये है हमारी, और ये भी इस वजह करके है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय फार्मर की वजह से फेल हो गया, पास नहीं होया। अगर वो पास होया होता तो हमारे लोगों का और हमारी सरकार का बनता क्या? आप खुद अंदाजा करके देखो ना कि हमारे साथ होता क्या।
इसलिए ये तो मतलब सब लोगों को, समाज के लोगों को भी और सरकार को भी फार्मर स्ट्रगल का शुक्रगुजार करना चाहिए कि इन्होंने दो अपने जो कानून थे, जिसमें कंट्रैक्ट फार्म था, जहाँ एपीएमसी मार्केट को खत्म करने वाला कानून था, उसके साथ तीसरा कानून भी इन्होंने मतलब खत्म नहीं होने दिया। अगर वो खत्म हो जाता तो सरकार के पास क्या अथॉरिटी रहती चावलों की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाने की, जहां ओनियन की इसका प्याज की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाने की। इनके पास क्या रह क्या जाता? उसमें इन्होंने आलू भी बाहर निकाल दिया था और प्याज भी बाहर निकाल दिया था एसेंशियल कमोडिटी से, और सारे मतलब फूड ग्रेन हमारे बाहर निकल गए थे। तो बनता क्या ये बताओ। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जब हमारी फूड सिक्योरिटी की ही प्रॉब्लम है, जो लेस डेवलपमेंट कंट्री है, तो देखो ये जो हमारे कह रहे हैं को भी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को ये फ्री में मतलब फूड दे रही है सरकार हमारी। मतलब सरकार तो हमारी अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखो कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में मतलब फूड सप्लाई कर रहे हैं। रियल में अगर हम देखें इसका मतलब ये है कि इंडिया का अगर मतलब 125-30 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 2/3 पॉपुलेशन तो ऐसी है जो मतलब फूड खरीदने की कैपेसिटी भी नहीं रखती। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी पॉपुलेशन में इतनी गरीबी है कि कम से कम वो अपने खाने के लायक फूड खरीदने की उसकी परचेज पावर नहीं है, और इसकी वजह से सरकार को फ्री में देना पड़ रहा है, और जिसको ये रेवड़ी कल्चर का नाम भी देते हैं। इसलिए हम इसको ये नहीं कहते कि क्यों दे रहे हो, ये अच्छी बात है कि जो कोई मतलब भूख से मर रहा है उसको कोई अनाज दे रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये इतने दावे करने के हम जी वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम G20 वालों को मतलब सिल्वर और गोल्ड के बर्तन में खाना दे रहे हैं। अब देखो दिल्ली में अभी अभी क्या हुआ, एक पासे गोल्ड और सिल्वर के बर्तनों में खाना दिया जा रहा है, दूसरे पासे जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उन पे पर्दे लगाए जा रहे हैं कि कोई भी G20 वाला हमारी गरीबी ना देख सके। यार इसमें कोई समेल तो बना लो ना दोनों बातों में। अगर हम गरीब हैं, हमारा मुल्क गरीब है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गरीब हैं यार। इसमें मतलब शोशेबाजी करने का क्या अर्थ है? फिर उसमें चांदी सोने के बर्तन देने का आया क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि रियल में हम गरीब हैं, लेकिन हम मंजूर नहीं करने के लिए तैयार है। हम इसको ये नहीं कहने के लिए तैयार कि हम बाकी गरीब हैं। हमें ये कहना चाहिए जब हम गरीब हैं, जब हमारे 80 करोड़ लोगों को तो हम 5 किलो पर पर्सन पर मंथ दे रहे हैं, और वो डेली का कितना बना, डेली का वो पेट भरने लायक भी नहीं बनता। एक 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 मतलब मील बनता है, उससे 2 मील रह जाते हैं। इसलिए अगर हमारी स्थिति ये है तो फिर हम कह रहे हैं कि हम इथानॉल पैदा करेंगे। एक बात तो ये है कि अगर इथानॉल की बात हम कर रहे हैं कि इससे जी बायोफ्यूल से हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली बात तो ये प्लान आ जी ये काम ही नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि जैसे इस बार हमारे साथ ये जो हुआ ना मौसम की वजह से, अब देखो कि अगस्त का महीना 122 साल में सबसे सूखे का महीना रहा, और पूरे अगस्त में सबसे 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने कि सबसे कम बारिश हुई इंडिया में। अगर यार ऐसे ही कोई और एक कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बार मक्के की फसल खराब हो गई, तो इंथोल बनाओगे किस चीज का? फिर सब गाड़ियां रोक दोगे क्या? अब देखो ना, अब जो मतलब जब हम कह खाली रहे खा, हैं कि खाली एक्सट्रीम, मक्खन से ही नहीं ना, मक्खन से ही नहीं ना, खाली राइस से भी है, चावल से भी है। उन्होंने नहीं उसमें चावल से भी। उसमें प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब उसमें प्रॉब्लम ये है कि राइस का और मतलब बीट में प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी मक्के में है।
मैंने मैं पहली एक बात ये की है ना मैं कि एक बार उतनी एक सेकंड इनकी बात सुनिए। जी एक सेकंड। सुनाई दे रहा है ये आप? सुनाई दे रहा है सबको? नहीं, सुनाई तो दे रहा है, मेरे को समझ नहीं लगी पूरी। आप अगर हिंदी में करके बताओ तो मेरे को पूरा पता चल जाएगा। We are pursuing about the alternative fuel and biofuel. India, we have the import of 16 lakh crore. The economic problem as well as it is a pollution point of view, it is a big problem. And today in India, we are making bioethanol from rice, from corn, from wheat, food grain, sugar molasses, and sugarcane juice. At the same time, it is the success story of India that. तो ये कह रहे कि अब हमारे मंत्री जी कह रहे कि 16 लाख करोड़ की ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हम बच सकते हैं अगर बायोफ्यूल और पर्यावरण का भी लाभ होगा। और ये कह रहे कि इन्होंने मक्खन से भी आ रहा है, राइस से भी आ रहा है, मोलासेस से भी आ रहा है, ये नहीं इन्होंने बताई है। और वो उसकी जूस, शुगर की जूस से भी आ रही है। मैं जूस से भी नहीं, जिस भी चीज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है या जिसमें स्टार्च होता है वो सब में से आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, और वो खुद जो मैं खुद बात ही बोल कर रहे कि फूड ग्रेन ही स्टेटिंग फूड ग्रेन्स। तो जो भी हाँ, ये हमारी किसान भाई जो भी हमारे खाद भंडार के लिए जो फसल कर रहे हैं उसी फसल से ये सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। हमने इथेनॉल का उसमें से लेके हमने किया है तो सक्सेसफुल है। नहीं, बात ये है कि पहली बात इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा मक्का है, कितना एक्स्ट्रा हमारे पास राइस है और बीट है। बीट की वो बात कंडीशन तो हमारी ये है, बीट की कंडीशन तो हमारी ये है कि बहुत सारे मुल्क में हम बीट दे ही नहीं रहे। 5 किलो मतलब जो अनाज दे रहे हैं उसमें ज्यादातर चावल राइस ही दे रहे हैं। राजस्थान को भी राइस दे रहे हैं। देखो कमाल तो ये है ना, जहां का खाना ही नहीं यार राइस, वहां भी हम राइस दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बीट वगैरह है ही नहीं। पंजाब में भी राइस दे रहे हैं, बीट कम दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बीट पैदा करने वाली स्टेट है। इसलिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास कौन कौन से फूड ग्रेन एक्स्ट्रा हैं। अगर हमारे पास इतना मतलब चावल है तो मेरे को ये तो बताओ ना कि फिर उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी क्यों लगाई है कि नॉन बासमती चावल के टोटे पे भी, और मतलब जो उसका वो होता है ना जो टूट जाता है, ब्रोकन चावल जिसको बोलते हैं, ब्रोकन चावल पे भी हमने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। और नॉन बासमती जो व्हाइट चावल है उस पे भी पाबंदी लगा दी। अगर आपके पास इथोनॉल बनाने के लिए है तो फिर एक्सपोर्ट पे पाबंदी क्यों लगा के दुनिया को, जिसको भूख, जो लोग भूखे हैं उनको देना जरूरी है या गाड़ी चलानी जरूरी है? आदमी को खिलाना जरूरी है या कार को खिलाना? वो चावल कार को खिलाओगे वो ज्यादा बेनिफिट देगा, या आदमी को खिलाओगे या जानवर को खिलाओगे वो ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो वो एग्रीकल्चर मतलब ये एनिमल इकोनॉमी भी है। अगर एनिमल वाला फूड आप इंथोल के जरिए इथानॉल पैदा करने के लिए लगा दोगे तो फिर मतलब एनिमल को क्या दोगे आप? हमारी गऊ, हमारी भैंस, हमारी बकरी, हमारी भेड़, जो जितने भी हमारे ये लाइव स्टॉक, जिसको लाइव स्टॉक बोलते हैं हम, उसको क्या खिलाएंगे ये तो बताओ ना। ये ऐसी बातें करना मतलब जिटोपियन बातें करना, उसमें दम क्या है बात में? दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं उसमें, वो ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इसमें इन्वायरमेंट का फायदा होगा, पहली बात तो मेरे को कोई ये बताए कि बायोफ्यूल जब जलता है तो क्या वो कम कम कार्बन एमिशन करता है? उससे कार्बन एमिशन कैसे कम हो गया ये बताओ एक तो मेरे को। इन्वायरमेंट फैक्टर के एंगल से बात कर। दूसरा ये है कि इथानॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री लगेगी,
वो तो यार महा पोल्यूटेड इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है वो हमारे फिरोजपुर में एक जीरा फैक्ट्री नाम पे एक इथानॉल की फैक्ट्री थी, तो वो तो यार बुरी हालत से बंद कराई है, वो तो लोगों ने 1 साल का धरना लगाने के बाद उसको बंद कराया है। और पहले तो ये कहते थे कि नहीं, वो इसमें इथानॉल वाले में सबसे जो ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, वो एयर पोल्यूशन नहीं होता, उसमें वाटर पोल्यूशन और सोयल पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। हमारे लिए, हमारे पास पीने के लिए पानी कहाँ है जिसको आप पोल्यूट कर दोगे सारे को? इसलिए उस पोल्यूशन, आप इसको मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली तो कह ही नहीं सकते। कैसे कह दोगे आप? पॉकेट फ्रेंडली कह दोगे कि हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो फॉसल फ्यूल वाला है वो कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल वाला, और हम उसमें, पहली बात तो ये है कि ये इथानॉल एक ऐसा मतलब केमिकल है जो बगैर पेट्रोल और डीजल में मिक्स किए बिना ये चलते ही नहीं, अकेले से कोई गाड़ी ही नहीं चलती। इस पे कौन कहता है कि अकेले से ही काम चल जाएगा? मैंने वो बताते हैं कि इसलिए ये 80% वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हाइब्रिड कार हो, 60% इलेक्ट्रिसिटी 40% इथेनॉल से, और इसी तरह पेट्रोल में भी 70-80% वो और 30% ऐसा ऐसे बात कर हाँ, रहे हैं। इससे इससे पर्यावरण, इवन एनवायरमेंट का अच्छा होगा, और हमारी जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उसको भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये कहां से ला रहे हैं? ये खाद भंडार जो आम आदमी, आम नागरिक भारत का जो खाता पीता है, गेहूं से लेके चावल से लेके मक्का, और हमारे एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, जीव वैविध्य, जो हमारे जानवर भी है, उनको भी खाने पीने की जरूरत है, फिर ये इनसे निकाल के ये लगा रहे क्या? बिल्कुल। ये तो बात यही है ना कि ये जो गरीब लोग हैं, खास करके आम इंसान है जो, वो यार उनसे तो जो छीन रहे हैं सारे का सारा, और एनिमल से उनकी खुराक छीन रहे हैं, उनका फूड छीन रहे हैं। आदमी से उसका फूड छीना जा रहा है, और एनिमल से उसका फूड छीना जा रहा है, और उसमें जो मतलब ह्यूमन फेस ये बनाया जा रहा है, से इससे किसान माला माल हो जाएंगे। और इसमें एक ह्यूमन फेस ये बनाया जा रहा है कि लोगों को 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। आज भी है यार 60 रुपए पेट्रोल। कौन कहता है पेट्रोल का रेट ज्यादा है? रियल में अगर आप जो जितनी भी जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखी है पेट्रोल और मतलब डीजल पे, वो उसको आप जीरो करके देखो ना, तो 60 से नीचे आ जाएगा आज ही पेट्रोल और डीजल। और मतलब स्टेट का वैट खत्म कर दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दो, देखो ना, इथेनॉल की जरूरत ही नहीं कोई आपको, वो तभी क्या आ बात बोली! जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों नहीं नीचे आएगा? राइट। वो 60 रुपए आज, कल ही सुबह ही मिलना शुरू हो जाएगा, रात को 12 बजे रेट कर दो उसका 60 रुपए, तब भी आ जाएगा। अब बात ये है ना कि सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, सेंटर और उससे कम स्टेट, उसने अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, और स्टेटों ने अपनी वैट लगा रखा है। और उससे क्या है, और जीएसटी जीएसटी कर रहे हैं, फिर लगाए ना जीएसटी, लगा के देख लो आप डीजल पेट्रोल पे। अगर जीएसटी का पैटर्न इतना शानदार पैटर्न है, तो इस पे लगा के देखो ना फिर। इस पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उसको उनको लगता है कि ये तो सब सस्ता हो जाएगा, फिर तो मतलब ये इसकी इसकी मार्केट डाउन हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा तो एक्साइज ड्यूटी से किया हुआ है इन लोगों ने। इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं ना कि इससे फार्मर माला माल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं दो बातों पे आपको बहुत ही क्लियर मेरी राय है, और एज ए फार्मर, कि फार्मर को इसका कोई फायदा नहीं होगा, और इसमें से कोई, जितने भी ये चीजें हैं इनकी कोई एमएसपी नहीं मिलेगी, और इसकी मतलब मार्केट, ओपन मार्केट में लोगों की खुली लूट का ये एक मतलब ये जरिया बना देंगे इन चीजों को, इथानॉल पैदा करने के नाम पे। और दूसरी ये है कि ये और एंटी इन्वायरमेंट स्टेप रहेगा गवर्नमेंट का, और इससे कोई भी इन्वायरमेंट को फायदा होने वाला नहीं है। और इसमें खास करके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रेड्डी साहब, इसमें इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। हेलो।
हाँ जी, इससे मतलब इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान होएगा और इसमें सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन होएगा। जितने भी हमारे नदियां, नाले, तालाब सब पोल्यूटेड कर देंगे जी। हमारा सतलुज सतलुज की इन्होंने बुरी हालत कर दी थी फिरोजपुर एरिया में, जहां इथानॉल वाला ये इनका प्रोजेक्ट था, वो तो शराब ही बनाते थे ना। इसलिए देखो, इथानॉल पैदा होना, इसको बनाना पहले कोई नई बात तो ये है नहीं। ऑलरेडी बहुत सारा जो मतलब बायो इथानॉल केमिकल आ, वो मेडिसिन मतलब मेडिसिन में अभी भी काम आता है। जितने जे सिरप बनाते हैं ना जे खांसी के लिए, और जे मतलब जे सिरप जो देते हैं डॉक्टर हमारे, उसमें ज्यादातर इथानॉल ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो इथानॉल में ही डिजॉल्व होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। इसलिए ये ऐसे सिर्फ बना के ऑलरेडी हमारे मतलब बहुत सारा इथानॉल आ जो वो मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में आज भी काम आता है। लेकिन ये नया सगुफा जो गडकरी साहब लेकर आए हैं, वो तो ये है ना कि पहले तो ये कहते थे कि हम रोडों का एक ऐसा जाल बिछा देंगे और जिसमें मतलब लोगों को इतनी सुविधा हो जाएगी, इतनी सुविधा हो जाएगी। और वो देखो ना, वो कंपनियों का एक लूट का जरिया बन गया। जब आप गाड़ी खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, तो भी रोड टैक्स ले लेते हैं वहां। अब जब रोड पे गुजरते हो तो वो कह रहे थे टोल दो, वो भी रोड टैक्स, एक नया रोड टैक्स लग गया ना, अब डबल हो गया रोड टैक्स। एक रोड टैक्स जब आप गाड़ी खरीदते हो उस समय देते हो, और एक जब आप गाड़ी चलाते हो उस समय भी देते हो। पहले एक ही रोड टैक्स होता था, अब डबल हो गया। फायदा किसको हुआ? उन मल्टीनेशनल कंपनियों को, जिन्होंने ये रोडें बढ़ाई है। और उसमें सबसे नुकसान ज्यादा किसका हुआ? वो फार्मर का हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही दो फसली जमीन भी, जिसमें साल में 2 क्रॉप आती थी, वो जमीन भी इन्होंने एक्वायर कर ली। मतलब ये 6 लेन लगाएंगे, 8 लेन निकालेंगे, ये एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। जर इतना मतलब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो कुछ भी देश का जो पहले था वो बेचा जा रहा है, वो बेच के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है, वो फिर मतलब वो तो बड़े लोगों के लिए है ना। मतलब आम आदमी का तो, हमारा तो ट्रैक्टर भी नहीं उस पर चढ़ सकता। फार्मर को क्या फायदा होगा उसका? उसकी उसका उसका ट्रैक्टर भी नहीं उस पर चढ़ सकता, क्या करोगे उसका? इसलिए हमारा तो ये जो निकल रहा है ना अब, मतलब दिल्ली से अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो है, इससे इस मतलब जुलाई महीने में जो बारिश हुई, उस बारिश से उस एक्सप्रेस वे जहां बना, वहीं बहुत ज्यादा क्रॉप का नुकसान हो गया। वो फ्लड का कारण भी बन रहे हैं, उसमें फ्लडिंग भी आ रही है इन बातों से, क्योंकि नीचे से मतलब पानी जो जहां नेचुरल पानी का बहाव है, वहां नीचे से कोई वो उनको महंगा पड़ता है, वो पुल ही नहीं देते थले, नीचे से वो पानी निकलने का वो रास्ते ही नहीं देते पानी को, उससे पानी रुक जाता है और पीछे से फसलें मर जाती हैं, गांव डूब जाते हैं। हमारे पंजाब में तो यार बड़ा नुकसान हुआ है इस बार इस बात से भी। इसलिए ये जो बातें हो रही है ना कि इससे फार्मर को बहुत भला हो जाएगा और इससे लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, और रियल में मेरे को ये लगता है कि एक तो जो अमेरिकन कंपनियां हैं खास करके जो जीएम सीड पैदा कर रही हैं, उनका बिजनेस बढ़ाने का एक एक तो ये जरिया बनेगा। इनकी कोई सेटिंग फाइटिंग उनके साथ हुई है, जो कारगिल है, जो बैर है, ये जो कंपनियां है ना मल्टीनेशनल, गडकरी साहब की कोई इनके साथ सेटिंग हो गई है, और वो कहेंगे कि ये वाला बीज बीजो, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होएगी, कारगिल का बीजोगे तो इतनी होएगी, बायो वो बैर वाला बीजोगे तो इतनी प्रोडक्शन होएगी। तो एक तो ये जीएम सीड लेकर आएंगे ज्यादा प्रोडक्शन के नाम पे, उससे हमारा जो लोकल मक्का है जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे हमारे पंजाब में एक कहावत है कि अगर आप पंजाब में आओगे तो सरसों का साग और मक्का की रोटी नहीं खाई तो पंजाब आए जहे ना आए। मतलब सरसों का साग, मक्का की रोटी और मक्खन और छाछ, ये 4 चीजें ऐसी हैं, जब पंजाब आओगे तो पंजाब के कल्चर की तब पता चलेगा आपको। तो जो हमारा लोकल मक्का है
जे उसको सारा जब उसका पॉलिफरेशन इसके होएगा ना जीएम से, तो जीएम का इफेक्ट हमारे लोकल मक्के पे भी आएगा। वो फिर जब हम खाएंगे वो हमारी हेल्थ पे भी आएगा और हमारे कैटल की हेल्थ पे भी आएगा। उन कैटल का दूध पिएंगे हम, फिर भी अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पे उसका आएगा। बीमारी तो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये और बीमारी बढ़ाने का एक कारण बन जाएंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो ये चीज श्योरली कह सकता हूं कि जो इथानॉल वाला ये नया शगुफा ला रहे हैं 24 की इलेक्शन से पहले पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए, खास करके फार्मर को भ्रमित करने के लिए और आम लोगों को भ्रमित करने के लिए, और आप जैसे लोगों को ये लगने लग जाता है कि यार 60 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, इसलिए आप भी भ्रमित होकर इनको वोट डालोगे। इसलिए हम तो देखो भ्रमित होने वाले नहीं है। हमारे को तो ये क्लियर है कि ये एंटी फार्मर है और एंटी इन्वायरमेंट है। और अगर इन्वायरमेंट का थोड़ा सा कोई एक झटका और आ गया ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ेंगे। आप इथेनॉल की बात कर रहे हो, हमारे को खाने को बीट, राइस और मक्का नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो मतलब आंखें मूंद के एसी कमरों में बैठ के ये सब ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें आम लोगों को देखने में कोई इसमें मतलब फायदे वाली कोई बात नहीं है। हम तो देखो क्लियर है इस बात के बारे में। इसलिए हम आप लोगों को भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको पेट्रोल सस्ता चाहिए तो एक डिमांड उठा लो आप सब लोग। वो डिमांड यही उठाओ कि एक्साइज ड्यूटी बंद करके इस पे जीएसटी लगा दो, आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। यार ये पेट्रोल डीजल सस्ता करने का तो बड़ा सिंपल तरीका है ना कि एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के बंद अंदर करा ला लो। लेना चाहिए। जी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ला लीजिए, खत्म हो जाएगा ये सब। हाँ जी, जीएसटी के अंडर ला लो, इस पे वैट भी खत्म कर दो, इस पे एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दो, ठीक है, आ जाएगा पेट्रोल नीचे, कल ही आ जाएगा। इसमें कोई दो चलिए, आ बड़ी जाएगा। बात इसके नहीं है। लिए इसके लिए इथेनॉल की ये जो बड़ी साजिश चल रही है, इसकी जरूरत नहीं है। और इथेनॉल की वजह से व्हाट यू आर सेइंग इज इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनवायरनमेंट, इट विल पोल्यूट वाटर एंड सॉइल मोर। देयर इज नो नीड फॉर इथेनॉल and because it is going to create food grains scarcity. And the third जी aspect is, if you want to reduce the price of petrol, you bring petroleum products under GST, and GST also you keep it under the norms of the people, common man. And और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जीनोम के ऊपर एक परसों रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला है। वो बोले कि जीनोम जैसे सीड्स की कुछ भी यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए भारत में। तो इसको नकारने के लिए ये दूसरी बायोफ्यूल की नया साजिश है क्या ये? जी, इसलिए हम तो सब आप लोगों को सब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो नया शगुफा सुखदेव सिंह सर, सुखदेव सिंह जी सर, सुनिए जी मेरी जी प्रश्न सुनिए। रिसेंट पास्ट में कुछ ही दिनों के पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे ये बताया कि जीनोम की कोई पुष्टि यहाँ नहीं होनी चाहिए भारत में। किस चीज की? जीनोम सीड्स के द्वारा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर, no question of genome based agriculture in India, even for testing also there is no need. This is the order of Supreme Court. So when Supreme Court was very clear to circumvent that Supreme Court order, now this neo biofuels in G20 is it to make farmers to come more and more towards biofuel, stating that more and more earnings, and also common man, it will be available at 60 rupees per liter. Is it directly attack on Supreme Court's order? बिल्कुल नहीं, बात तो यही है ना, सुप्रीम कोर्ट को यार यहाँ हमारे इंडिया में कौन पूछता है। बात तो यही है ना, अगर मिश्रा जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त होगी कि यार इसका हम मतलब ये क्यों और कोई आपको योग ऑफिसर नहीं मिला ईडी में लगाने के लिए कि मिश्रा ही आपको एक ऐसा ऑफिसर मिला है, तो उन्होंने थोड़ा हार्डली कह दिया कि अब हम मतलब ये 15-20 दिन के बाद इसको आप रिलीव कर दो, तो ये दोबारा चले गए, नहीं जी इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। तो उसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो हम
15 सितंबर तक, फिर और एक्सटेंड कर देते हैं। अगर 15 सितंबर को भी चले गए तो शायद और एक्सटेंड कर दें। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तो ऐसे ही है ना। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कोई मतलब कारपोरेट के कोई खिलाफ जाने वाली चीज नहीं है। वो भी नहीं, ये मतलब सब इनके जीनोम सीड कल्टीवेशन के ऊपर वो सख्त बोला कि कोई टेस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, बोला तो है, लेकिन अगर कोई करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। अगर करेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने देखो फार्मर मूवमेंट में आप एक चीज देखो कि इन्होंने बहुत जोर लगाया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। फार्मर ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। फार्मर ने कहा कि ये जो 3 कानूनों का फैसला है ये पार्लियामेंट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट गया उसके साथ हुआ तो देखो क्या ना। बाबरी मस्जिद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया देखो ना, कि काम क्या था सुप्रीम कोर्ट का, कि वहां 3 फरीक थे, एक बाबरी मस्जिद, एक रामलला, एक वो नरोमणी अखाड़ा, कि तीनों में वो डिवीजन करना था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसको कितनी जगह मिलेगी इनमें, इस कंपाउंड में। मतलब वो डिमांड ही नहीं थी, जो मतलब वो केस ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास जिसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया। तो सब पार्टी इसलिए मान लिया ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब कुछ मान लिया ना। नहीं, वो पार्टियां क्या करेंगी, आर्कियोलॉजी की पार्टियों के आर्कियोलॉजी की नहीं, अब मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूँ कि 3 नहीं, हफ्ते मैं के तो ये पहले कहना चाहता हूँ, देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कल भी हमारी एक बात चली थी कि जो मतलब बीटी कॉटन आया, इसके लिए जो भी जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड आ रहे हैं वो उनको बकायदा सर्टिफिकेट है, उनके पास बकायदा परमिशन मिलती है सरकार की तरफ से, तब आता है, वैसे नहीं आता। तो इंडिया में यार परमिशन लेने की क्या प्रॉब्लम है। आप परसेप्शन ऑफ करप्शन में इंडिया की कंडीशन तो देखो ना, नंबर क्या है। जहां तो कभी भी कैसे ही सर्टिफिकेट लेने का क्या है, जहां कैसे ही ले लो। इसलिए ये जो इथानॉल वाली बात आ रही है, इसको मैं नेट सेल में यही कहना चाहता हूं, ना तो ये प्रो फार्मर है, ना ये प्रो पीपल है, ना ये प्रो इन्वायरमेंट है। और इसमें कोई इनकम डबल नहीं होगी। पहले डबल होगी, पहले वाली तो बता देना देखिए कितनी हुई है। अब कोई बात ही नहीं करता यार, ये डबल इनकम वाला फार्मूला कहाँ गया। वो तो वही जैसे अमित शाह जी ने पहले कहा था कि 15 लाख वाला, तो वो तो शगुफा था, ये भी शगुफा ही साबित हो गया। कोई प्रूव कर रहा है आज कि यार डबल तो होगी ना इनकम, दिखाओ ना कितनी हुई। कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार। इसलिए नहीं, वो अब भी ये बता कह रहे दिया हैं ना कि और ज्यादा बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ये बता रही है कि 6,000 हर किसान के खाते में जा रहा है हर साल। और एमएसपी जो गेहूं हो या जो राइस हम खाते हैं, चावल हो, और दूसरे ऐसे फसल के ऊपर एमएसपी बढ़ाया है, ये आंकड़े इन्होंने बता रही हैं। नहीं, ये तो ठीक है, एमएसपी बढ़ी है, लेकिन इनपुट्स जो एग्रीकल्चर के हैं उसकी निस्बत कितनी बढ़ी है। अगर आप मेरे को 10 रुपए दे देते हो और 20 रुपए मेरी जेब से निकाल लेते हो और तरीके से, तो आप कह रहे हो कि यार 10 तो दिए ना, वो तो बात ठीक है 10 तो दिए, लेकिन 20 ले गए ना। इनपुट्स जो भी हैं आप देखो तो सही ना, जो डीजल मचता है ट्रैक्टर में, जो ट्रैक्टर का रेट है वो तो देखो कहाँ चला गया। ट्रैक्टर के जैसे इंस्ट्रूमेंट ने उनका रेट कहाँ चला गया, वहां पर सीड भी का सब्सिडी रेट दे रहे कहाँ हैं ना, चला गया वहां पर भी है? सब्सिडी दे रहे हैं ना, ये सब्सिडी वो दे रहे हैं। सब्सिडी तो बड़े लोगों को देखो, सब्सिडी ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी नहीं। सब्सिडी के लिए तो वो कह रहे हैं कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं कि ताकि वो सब्सिडी मिल, आप वहां से ले लो। लेकिन उस सब्सिडी पीछे एक बहुत बड़ा मतलब एक हिडन एजेंडा ये है कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं ना, वो 60-65 मतलब हॉर्स पावर से कम बड़ा ट्रैक्टर चलता नहीं उसमें। इसका मतलब आप अपना छोटा ट्रैक्टर बेचो, उसको कबाड़ में दे दो, और आप 60 और 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बढ़ा लो। इसमें पता कितना नुकसान हो रहा है फार्मर का। ये तो सगुफा है, जितनी ये सब्सिडी देते हैं ना
उतने जितना वो रियल रेट है उसका, उसमें तो बाजार में वैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट बनवा लेते हैं। राइट। वो सब्सिडी का फार्मर को कोई फायदा नहीं होता, वो सब्सिडी तो जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है उसी को मिलती है। रियल तो में वो आप उतने लास्ट की में होती ही नहीं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गडकरी जी को और हमारे पूरे नहीं, हम राजनीतिक तो गडकरी देश जी को में? नहीं, देखो हम तो गडकरी जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी और पूरी देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि ये शकूफेबाजी बंद करो। रियल में अगर कुछ करना है तो जो हमारा जो एनर्जी की हमारी जो मतलब रिक्वायरमेंट है ना, उसको कम करने की ट्राई करो। अब देखो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी थी वो इसलिए लाई जा रही थी कि वो रिप्लेस करेगी फॉसल फ्यूल वाली एनर्जी को, यही बात थी ना। अब कहाँ बताओ ना कि कितनी रिप्लेस हुई है। वो तो डिमांड बढ़ रही है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी वो भी उसी में जा रही है। जितनी फॉसल फ्यूल वाली है उसमें कोई एक यूनिट की भी कमी नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जी की हमने मतलब उसको इतना हम मिसयूज कर रहे हैं एनर्जी को, और एनर्जी का इतना मिसयूज करके आप एनवायरनमेंट को ठीक कर लोगे, कैसे कर लोगे? आप कह रहे हो 70 तक का हम नेट जीरो कर लेंगे, कैसे हो जाएगा नेट जीरो? अब जंगल तो काट रहे हो, क्योंकि जंगल इसलिए काट रहे हो कि नेचर ने, प्रकृति ने जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना, जैसे हमारे पास जितनी भी अच्छी इंसान के पास चीजें होती है ना, जैसे हमारे पास रुपया होता है तो हम उसको पर्स में डाल के रखते हैं, सोना होता है उसको हम अच्छे जगह से डालते हैं। प्रकृति ने भी अपने जितने भी शानदार चीजें हैं वो धरती के नीचे डबल डबल तह में डाली है। अगर आपने आयरन निकालना है, अगर आपने कोयला निकालना है, तो उसके ऊपर जंगल है। वो प्रकृति को पता था ना कि ऐसे ही ना कोई निकाल के ले जाए, तो पहले तो जंगल काटो, फिर कोयला निकालो, फिर लोहा निकालो, फिर जितनी भी माइनिंग करनी है जंगल के नीचे। वो तो प्रकृति ने तो यार सब संभाल के रखा हुआ है ना सारा काम। हमने उसके उसी पे सारे का सारा हो कर दिया, और हम जंगल भी काट रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बायोफ्यूल ले आके हम वातावरण को स्वच्छ कर देंगे, और वो जितना वाटर है वो सारे का सारा पोल्यूट हो जाएगा। इथानॉल फैक्ट्रियां, वो तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड फैक्ट्री हैं। वाटर के लिए जितना उसमें जो रॉ मटेरियल निकलता है ना, वेस्टेज जिसको बोलते हैं, उससे तो पंजाब में एक एरिया का हमारा एक्सपीरियंस है, फिरोजपुर एरिया की एक तहसील का, जीरा तहसील का, कि वहां मतलब उन्होंने ऐसी बोरिंग करके धरती के नीचे डाल दिया और लोगों के नलों में काला पानी आने लग गया। पहले तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं मानी, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं माना, और फिर जब सारी टेस्टिंग हुई अब मान रहे हैं कि हाँ यार ये तो खराब है पानी, अब पीने के लायक ही नहीं रहा। अब इतना खराब करने के बाद वो पानी जो पीने के लायक ही नहीं रहा, अब लोग वो पिएंगे क्या? कहाँ से लाएंगे पानी? वो बोतल बंद पानी लाएंगे क्या? हर आदमी 20 रुपए की बोतल खरीद के पी लेगा क्या? इसलिए ये जो बातें हैं, हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐसे स्टेप उठाओ जिसमें ज्यादा लोगों को जॉब मिले, लोगों का जो लाइफ है वो सिक्योर हो। हमारी फूड सिक्योरिटी सबसे पहले नंबर 1, एनवायरमेंट और फूड सिक्योरिटी ये हमारे नंबर 1 रहनी चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि 60 और 65% लोग हैं जो वो एग्रीकल्चर में आज भी अपना मतलब लाइफ गुजार रहे हैं, उसको यार 50% कम से कम बजट ही दे दो। G20 से मतलब वो अपना बाइडन तो देखो 30 ड्रोन बेच के चला गया यार, वो तो खुश है कि 30 ड्रोन बिक गए मेरे, तो वो तो ड्रोन बेचने आया था और चला गया। हमें ड्रोन की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है यार हमारी नेचुरल एग्रीकल्चर को नेचुरल बनाओ, इसको 50% बजट दो, और फार्मर को ये राइट दो कि अपने तरीके से इसको आप इस बजट को इस्तेमाल करके जितना भी सॉइल डिग्रेड हुई है, जितना भी बायोडाइवर्सिटी में फाल्ट पड़ा है, और जितना भी मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कम हुआ है, इस सारे पे आप काम करो, बजट लो, काम करो,
और हमारी फूड सिक्योरिटी है, हमारे जहर मुक्त फूड हमारे लोगों को दो, ताकि लोग है जो वो हेल्दी रहे, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, हमारी क्रॉप हेल्दी रहे, हमारा फार्मर हेल्दी रहे, हमारा हर सिटीजन हेल्दी रहे। यही कहना चाहता हूँ। Wonderful. कई 2 मिनट में मैं बंद करता हूँ. So this is for today. I hope it is very clear. There is no doubling of income of farmer by 2022. By giving 10 rupees, they are taking 20 rupees away. The best examples, farmer, when tomatoes were being sold at 150, 200, 300, how many farmers got the benefit? When we went to buy, we were paying more. Now, 3 rupees, 5 rupees, no one is asking tomatoes. How could this price come down? So, make farmer to fix the price as you do everything, because he knows inputs, how much input has gone for this yield of tomato or rice or wheat or any vegetable or fruit. Allow him to fix the rate so that it is going to benefit him as well as the consumers like us. Why do you need hoarders? Brokers we call. In real estates we call brokers. But in this business we call them hoarders. Hoarders means they will buy produce from farmers like tomato at a very reasonable rate of 10 rupees or 5 rupees. They will hoard them in big, because it is a perishable good. They will put them in cold storages. And after some time, after they will create artificial scarcity, and the same 10 rupees tomato they are going to sell you at 150 or 200 rupees. Now you tell me, who is benefiting, farmer or consumers like us? Hoarders. Who are these hoarders? The same hoarders business corporates are funding against these political parties. So this is a vicious cycle that you have to keep it in mind. So that is for that reason we say allow farmer to fix his price for the produce, and in every mandal or village or panchayat you construct warehouses wherein you can store the produce, farmers produce, and the perishable goods like tomatoes or fruits or others, you can store them in cold storages. So you understood? If you invest 3,000 to 4,000 crores or 5,000 crores in every state, you can create this structure of warehouses and cold storages in every district, in every panchayat. That is how you are going to store the produce, whether it is rice, wheat, maize, fruits, vegetables, in warehouses, and perishable goods, fruits and vegetables in cold storage. And you create employment. You create employment by transporting these using rural unemployed youth. You make rural unemployed youth to transport these from the farmer's site, his field, either to warehouse or to cold storage. So they get connected to entire rural setup, entire village. Panchayat is full of employment, and farmer is happy. Whenever he gets a good rice rate, he can sell the product directly. And from warehouses or cold storage also, the same youth who are transporting, they can take it to markets, nearby cities, or Raitu bazaars, or some other places where they can sell their produce, or the supermarkets. Now wherever you go in Hyderabad, it has become a fashion now. Nature fresh, they can directly sell. Or else these nature fresh corporates or business houses directly go to warehouses or cold storage plants in each village, they can buy from there. And farmer through this e-connectivity, मोदी जी बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, हम सांकेतिक आविष्कार कर रहे हैं भाई, और अमित शाह की डायलॉग सार्वजनिक, तो सार्वजनिक कीजिए सांकेतिक परिज्ञान, और सार्वजनिक कीजिए हर जिले और राष्ट्र में वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज प्लांट की, और उसके साथ में ड्राइंग यार्ड्स, जब फसल आता है उसको सूखने देना चाहिए, तो उसी एरिया में आप ड्राइंग यार्ड्स, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते तो रूरल इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी, आप सोचिए। और ये होर्डर्स
ब्रोकर्स जो कहते सब खत्म हो जाएंगे और आम आदमी को खाने के लिए अच्छी दाम से मिलेगा। और जब हमारे किसान भाई भेजेंगे उसको अच्छी दाम मिलेगा और गांव में जितने भी नव लोग हैं, युवक हुए, उनको रोजगारी मिल जाएगी। तो इतनी अच्छी सी, इसको आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? इसके वजह से आप पर्यावरण को भी आपके हाथ में लगा सकते हैं। जब आपको पता चलता है खानदान किस तरह हम फसल के जरिए हम ये कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, आपको पता चलता है क्या ये हमारे जिला के लिए, पंचायत के लिए, जिला राष्ट्र के लिए काफी होगा, देश के लिए काफी होगा, तब जाके हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे उसमें स्टोर करेंगे, ताकि रेशन के द्वारा जो पीड़ित लोग हैं उनको फ्री में भी, मुफ्त में या कम दाम में मिलेगा। इसके बाद में ही हम बायोफ्यूल हो या उसके लिए सोचना चाहिए, और वो भी किस तरह, असली सीड, नकली नहीं। और इथेनॉल जो बताइए सुखदेव सिंह साहब, इथेनॉल इज गोइंग टू क्रिएट सो मच ऑफ पोल्यूशन, it pollutes water and soil. Let them invite Mr. Sukhdev Singh, Mr. Prime Minister and Nitin Gadkari. How damaging it is. See, the result, the profit, the end result should not be more harmful and dangerous than the original problem itself. To cure one problem, if you are going to add many, which is going to destroy environment, why should we have such a policy? So, Gadkari ji, you prove it that ethanol is environment friendly, and this ethanol, whether you get it from makkah, maize or rice or wheat, this is being done after feeding the entire country. Otherwise people will go malnourished, nutritionally deficient, so many disorders will happen. With such mindset they cannot even pursue education, so there will be discrimination in the society. You want that to happen? So there should be a foolproof study, strategically, right from panchayat, municipalities, assembly. Then there should be a discussion in Lok Sabha. Only then, with the concurrence of the people, you should come out with a policy, not just whatever someone talks, you come out and say, oh, this is good, that is nonsense. We are in a people participatory constitutional democracy. You are just public servants, whether it is Prime Minister or Chief Minister, Cabinet Secretary, Chief Secretary, you are just public servants. Every citizen in India is a constitutional authority. Take them into confidence, because all the resources, right from water to air, below the earth, everything belongs to every citizen. Who are you to impose? If it is going to be good, discuss it at panchayat level. Let the country discuss, because it is the question of food. You have seen how food played a crucial role in COVID-19 pandemic, and you have seen environment, people who are running for oxygen. Already in the name of development of roads, new industries, you are removing, destroying all forests and reserve areas. Telangana, Kerala, how many examples you want? Maharashtra, many examples are there. When you destroy forests and reserve areas, don't you think there will be a serious climate change? Heat is more, or cold becomes more, heavy rainfall in that area. These are all changes of climate. So your living is endangered. And when you use all the food materials, grains, you become nutritionally deficient because of food scarcity. Or by showing, after Supreme Court order, you say we will improve maize and rice through these genome, that is very artificial. Anything artificial, your stomach as a human being, it will not accept. Same way environment, the soil, it will not accept. So their environmental disorder and disaster, and then your own health disorders by employing genome cultivation, such type of foods. In whose interest? Oh, we need more crops, so that you want to spend for biofuel. And you are showing you are going to get it at 60 rupees. So they think this comment is good. Petroleum products, bring them under GST. Reduce the price. And not only that,
you make more and more people to travel through public transport. See that the private cars शान के लिए जो लेके जाते रहते हैं उसको खत्म कीजिए. इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हमारे हैदराबाद में देखो, ओल्ड सिटी में हैदराबाद में मेट्रो नहीं है जहां लोग रहते हैं. मेट्रो हमारे सीएम साहब और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो प्रतिपक्ष पार्टी है बाहर से जो डाल रहे हैं रियल एस्टेट डेवलप करने के लिए, वहां पर जंगल खत्म, वहां लोग बसते ही नहीं है. सुखदेव सिंह जी, तो इस तरह की पॉलिसी डिसीजन से this type of policy decisions is going to destroy. So simple. Bring all petroleum products under GST. Improve public transport and connectivity so that more and more people travel through public transport. Stop destroying forests and reserve areas. And study ethanol already. What is happening with ethanol factories? How damaging they are for environment as well as for us. Because if you take away in the form of alcohol and biofuel, from where will you get the food? Natural food. These are the biggest things. I hope we have discussed everything. I hope Honorable Prime Minister and concerned ministers, all political parties will understand what food grains scarcity is all about, famine is all about, and environment disasters if you don't go for natural cultivation with natural seeds, and improve public transport. Have logical and scientific studies, whether it is ethanol or others. And mind you, I am challenging Prime Minister to Chief Minister, all political parties. You show me every day, every month, every year, in every state, the land under cultivation agriculture is coming down or not. More and more agriculture lands are being converted. Hyderabad is the best example. They have invested lakhs of crores on Kaleshwaram, on Godavari. Now on 16th, the Chief Minister is going to invest again thousands of crores on Palamur Rangareddy lift irrigation. Both lift irrigation projects, lakhs of crores. I am challenging everyone, come and visit Telangana. Right from Narayan Khed to Mahbub Nagar, Vanaparthi area. Everywhere they are converting these lands, agriculture lands, into real estates. They have already destroyed hills and hillocks, farm sites, real estate sites, multi-storied buildings. Best example, 111 GO, which is supposed to protect 1908 constructed nalas, lakes, and Gandipet, Himayatsagar, Usman Sagar to protect Hyderabad from flooding. That 111 GO is removed now. Entire area under real estates. When such is the case, Mr. Prime Minister Modi, when you do not understand what is happening, your own parties are there in every state. Day by day, the land under cultivation of agriculture is coming down. When it comes down, don't you know, it's a common sense that food scarcity will happen. Rice growing areas will come down. Vegetable sowing areas, wheat, other crops. When these areas, agriculture is going to come down, what is that you are going to provide for the animals, which is very essential for biodiversity? For the sake of lifting water, spending lakhs of crores, at the same time converting all agriculture lands into farm sites and real estate business, destroying hills and hillocks. They protect your village, they store water. Everything is grounded with dynamites in the name of development, smart cities. When agriculture land goes down, food grains go down, there will be a scarcity. Then how can you manufacture ethanol, Mr. Prime Minister Modi and Gadkari ji? That means you want people to die. Let people die, we will grow only ethanol. Makkah, again, to increase the Makkah crop, you want to bring genome technology into India.
which has proved destructive in Europe and America. See their conditions. They don't have natural food. Even that Bill Gates is growing beef also artificially. See, shame. Everything artificial. That is why they are living on vaccines than natural food. Prove us wrong. European Commission and US. So many vaccines, so many medicines. And they take supplements, vitamin A, C, D. Why do you need supplements, my dear people? Wake up, India. Supplements for nutritional deficiencies. If you encourage ethanol type of crops, artificial genome technology into agriculture, this artificial is going to create deficiencies in your body while destroying the environment. So your living becomes difficult, your health goes away. And again, same like Europe and America, vaccine or tablet खाओ, supplement, vitamin A, B, D, सत्यानाश हो जा रहे। अरे यार, जब हम प्रकृति सिद्ध सहित भारत है, इंडिया है, when we are so close to the nature, enjoying all seasons, every festival goes with every season, seasonal crop, January to December. Why do you want to destroy our culture, our civilization? आत्मनिर्भरता क्या है जी? तो इसीलिए सोचिए, simply don't destroy India culture and civilization. Bring all petroleum products under GST. Petrol and diesel prices will come down automatically. Improve public transport so that you are not going to spend more on that energy, and it will help the climate, environment. And then to improve farmers' income, every district, every state, every panchayat should have drying yards, cold storages, and warehouses. And along with that, you employ the rural youth, unemployed youth in that area for transport, for maintenance of drying yards, warehouses, and cold storages. Farmer is going to get a good price, and as a consumer, when I am going to buy, I will not be paying more. So there are no brokers, no hoarders. This is how agriculture can be sustained. When agriculture means plants, पेड़ पौधा ही है भाई, किसान हमारे फसल. Through that, it will absorb a lot of carbon dioxide. It will give out oxygen, fruits, grains. This is how we should survive in a better environment. After that, if you have anything excess, because you should equate everything to day-to-day changes in land use in every state. You should get the record. I'm challenging lakhs of crores on water irrigation projects. At the same time, the land, agriculture land, is converted into farm sites and real estates. ये देखिए, ताकि उनको पानी की कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है कल के दिन, क्योंकि वो पानी आएगा नहीं. कालेश्वर में एक बड़ी है, किस तरह प्रोजेक्ट, लाखों रुपया वहां है, उपयोग है ही नहीं, तो कोई पूछेगा भी नहीं आपको. लेकिन लोग जानकार हो जाए, पीपल, द इंडियन सिटीजन्स बिकम अवेयर. If agriculture land in your village is being converted into farm sites, real estates, tomorrow what is that you are going to eat? From where is that you are going to get food? If you have agriculture, your environment is there. You should be careful. Otherwise, if your present is like that, what is that you are going to give your children? Like Europe and US suffered all artificial food, supplements in the form of vitamins, all vaccines every time. Your future, your present is in your hands. So wake up, and we invite all those who oppose us. I will invite the guest also. आप आ सकते हैं. और संविधान के दौर पर, आधार के दौर पर, कानून के दौर पर ही हम बात करते हैं, क्योंकि we have no enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. Issue as per rule of law, constitution, invoking evidence. Thank you very much, सुखदेव सिंह साहब. We will इसको रिपीट भी करते हैं, सीरीज भी करते हैं. आपका धन्यवाद. और मैं यही चाहता हूं कि हमारी किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो और खेती बाड़ी फसल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे, और अच्छी खाद्यान्न जो नेचुरल बोलते हैं, उससे हर एक नागरिक भारत में
एक स्वास्थ्य की जिंदगी, खुशी की जिंदगी जिए, हम यही चाहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव कीजिए, ताकि हम खुशी से जी सके और हमारी जो राइट्स एंड रिसोर्सेस आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड आर वेरी सेफ इन भारत। वी से मेरा भारत महान, माय इंडिया इज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, शुक्रिया, सत श्री अकाल सर।